आप दिल्ली जैसे शहरों से हैं जहां पर आपने ये देखा है कि भाई 350 सीसी की बाइक्स भी अब शहरों के अंदर चल रही हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन क्या माइलेज इतना अच्छा देने लगी है कि लोग अब उसको सिटी में यूज़ करने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड हंटर 350 2025 वर्जन की, जो मेरे सामने खड़ी है। लेकिन क्या ये बाइक सिटी में चलाने के लिए एक्चुअल में एक अच्छी बाइक है 350 सीसी की? क्या इसके अंदर हीटिंग इश्यूज़ नहीं है? क्या ये चलने में इतनी अच्छी है कि इसको लोग सिटी में रोज़ चला रहे हैं? क्या ये रॉयल एनफील्ड वो रॉयल एनफील्ड नहीं है जिसको हाईवे पे चलाया करते थे लोग? और क्या ये अब सिटी के लिए एक बेहतर बाइक है? और क्या ये बाइक आपके लिए बेहतर है? ये सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहनता हूँ इस हेलमेट को, चलाता हूँ इस बाइक को और दिखाता हूँ कि भाई ये बाइक कैसी चलती है एक राइडर की तरह, कि जब आप बाइक पे बैठते हैं तो किस तरीके से स्टार्ट होती है, क्या आवाज़ निकलती है, कैसी फील होती है, कितना एक्सेलरेशन मिलता है, कितना पिकअप मिलता है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है फराज और आज की इस वीडियो में हम लोग राइड करके दिखाने वाले हैं नई नवेली रॉयल एनफील्ड हंटर 2025 की सभी डिटेल्स। सो भाई फाइनली लेके चलता हूँ रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 2025 वर्जन को। जैसे कि आपने देख लिया है मेरे सामने खड़ी है, किस तरीके से दिखाई पड़ती है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और स्टार्ट करते हैं, पहले आपको आवाज़ सुनाता हूँ, देन इसको सिटी से लेके हाईवे की तरफ राइडिंग पे चलता हूँ और बताता हूँ कि ये बाइक कैसी चलती है। बाइक अभी स्टैंड पे है, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बटन दिया हुआ है, स्विच गियर कुछ इस तरीके से मिलता है, रोटरी स्विच है, यहाँ पर रोटरी, यहाँ पर ये तो थंब तो काफ़ी अच्छा है। बैठने के बाद गियर लगाया है, यहाँ पे भी सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलते हैं आगे। तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर चेक हो चुका है, क्योंकि 10 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया है इस बाइक के अंदर। अब 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो चुका है। सो शुरुआत करता हूँ स्टार्टिंग से कि भाई किस तरीके से ये बाइक चलती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पोजीशन की बात करता हूँ कि जब मैं बैठता हूँ तो किस तरीके से मुझे पोजीशन मिलती है बाइक में बैठने के लिए। थोड़ा सा मैं नीचे का भी एंगल दिखाता हूँ। तो जब भी आप इस बाइक पर बैठेंगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि जो सीट है वो पहले के मुकाबले बेहतर कर दी गई है। उसके अंदर जो कुशनिंग है उसको 2025 के इस मॉडल के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डेंस कर दिया है, जिससे पोजीशन थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो जाती है। अभी मैं बाइक को थर्ड गियर पे चला रहा हूँ और देखिए 20 की स्पीड के आसपास चला रहा हूँ, 20-40 से भी कम चला रहा हूँ। और मैं और कम भी चलाऊँगा तब भी ये बाइक थर्ड गियर पे बंद नहीं होती है। ये फ़ायदा होता है कि आपको हर गियर पे काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है। देखिए 20 की स्पीड में चला रहा हूँ, थर्ड गियर पे चला रहा हूँ, क्लच भी नहीं पकड़ रखा है मैंने, और थोड़े से ही एक्सेलरेटर में ये बाइक चल रही है। यानी लो एंड टॉर्क जो इसके अंदर मिलता है वो बहुत ही कमाल का है। मतलब जहाँ से भी आप पिकअप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और यहाँ से बाइक उतना ही अच्छा पिकअप देगी और जल्दी बंद नहीं होगी। मतलब ये बाइक जो है, अगर मैं हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ तो इस बाइक के अंदर जो हैंडल बार्स दिए गए हैं ये पहले के मुकाबले थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर दिया गया है और थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है, क्योंकि थोड़ी सी पोजीशन और डिज़ाइनिंग इसकी चेंज करी गई है ताकि सिटी के हिसाब से और बेहतर बनाया जा सके। तो भाई सेकंड गियर पे बाइक 80 की स्पीड टच कर रही है, जो कि रिकमेंडेबल नहीं है, बट मैंने ऐसे ही आपको ट्राई करके दिखा दिया है कि भाई सेकंड गियर पर भी ये बाइक 80 की स्पीड पर जा रही है। और टैंक की अगर बात होती है कि किस तरीके से पोजीशन है बैठने की, देखिए बहुत ही स्लीक सा टैंक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 350 सीसी की बाइक है, जैसे सामने रॉनिंग जा रही है। अब इसका जो टैंक है ये आपको देखने में भी काफ़ी बल्कि लगता है, और बाइक पे सिर्फ टैंक ही दिखाई पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है कि बाइक रोडस्टर मोटरसाइकिल है और स्ट्रीट पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो इसके अंदर जो नया टर्म है वो आज चल रहा है आजकल के स्ट्रीटस्टर। ये एक स्ट्रीट रेसिंग मोटरसाइकिल है, समझ लीजिए, कि जो आपके नेकेड और स्ट्रीट रोडस्टर को मिला के एक बहुत ही नया मॉडल है, जो आप लोग को इस तरह का मॉडल देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल बाइक से काफ़ी डिफरेंट दिखता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई वाइजर है जैसे इस बाइक के अंदर, स्प्लेंडर के अंदर, ये होंडा की CD100 के अंदर आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बाइक है इसके अंदर कोई वाइजर वगैरह नहीं है। कंफर्टेबल पॉस्चर है, सिटी के अंदर चलाया जा सकता है 350 सीसी मॉडल को
उसके कुछ रीजंस यही हैं कि विजिबिलिटी वगैरह भी अच्छी मिलती है यहाँ पर, सिटी के हिसाब से है, और बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है हैंडल बार, और ना ही जो साइड मिरर है वो बहुत बाहर निकले हुए हैं। तो काफ़ी बॉडी अलाइन है पूरा ओवर द बॉडी। अगर आप देखते हैं तो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड बहुत ही एक स्लीक सा डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं और चेक करते हैं कि भाई फर्स्ट गियर पे ये बाइक कहाँ तक जा रही है। तो 50 तो आपने देख लिया कि भाई 70 की स्पीड तक 80 के आसपास जा रही है सेकंड गियर पे। तो भाई एक्सेलरेशन बहुत दमदार है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा है मुझको कि मैं किसी 500 सीसी की बाइक नहीं चला रहा हूँ। और 350 सीसी के अंदर मुझे वो पावर मिल रही है जो आपको जगह से ही पिकअप दे देगी। मान लीजिए अगर आप ट्रैफिक के अंदर भी चला रहे हैं और आपको एकदम से एक्सेलरेट कर दिया आपने, देन अगेन आपको वहीं से एकदम पिकअप मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। टर्निंग रेडियस देख सकते हैं कि पूरा हैंडल घुमा दिया है, पैर भी नहीं नीचे रखना पड़ रहा है और मैं आराम से निकल जा रहा हूँ। तो बाइक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं। बाइक के अंदर आप लोग को हैंडलिंग बेहतर मिलने लगी है, सीट कंफर्ट बेहतर मिलने लगा है, और बाइक के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। अब इंजन की अगर बात करता हूँ भाई, इंजन कौन सा दिया गया है, क्योंकि इंजन की पावर फिगर्स जो होती है वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जज करने के लिए कि भाई किस तरह की परफॉर्मेंस इसके अंदर डिलीवरी दी जा रही है। तो ये देखिए दिल्ली के आप लोग दर्शन देख लीजिए किस तरीके से गाज़ीपुर हमारा दिखाई पड़ता है। ये पूरा कूड़े का पहाड़ है। सो बैक टू आवर पॉइंट, मैं आपसे बता रहा था कि इसके इंजन की अगर बात करता हूँ तो इंजन 349 सीसी का मिलता है, और 349 सीसी का ये जो इंजन है ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर लिक्विड कूल नहीं मिलती है, एयर एंड ऑयल कूल टेक्नोलॉजी मिलती है। पावर फिगर्स की जहाँ पर बात है तो 20.2 bhp मिलता है, और जो पिकअप है टॉर्क है वो 27 Nm मिल जाता है। बाइक के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, 6 स्पीड इसके अंदर नहीं मिलता है। देखिए मैं यहाँ पे तीसरे गियर पे चला के दिखाता हूँ, देखता हूँ चौथे गियर पे चला रहा हूँ मैं। ये देखिए, देखते हैं क्या ये बाइक बंद होती है। मैंने क्लच छोड़ा हुआ है और स्पीड 20 की है, झटका ज़रूर मार रही है लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई है। भाई कमाल है, मतलब 350 सीसी की बाइक को आप सिटी में इतना ईजिली चला रहे हैं और इतना आसानी से। मैं आपको दिखाता हूँ कट्स एंड क्रीज पे भी, ये देखिए थर्ड गियर पे भी मैं 20 पे भी चल रहा हूँ, तो आसानी से मुझे पिकअप मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ रही है। बहुत ही एजाइल है मोटरसाइकिल जो है, इसका हैंडल बार, इसकी राइडिंग, इसके एर्गोनॉमिक्स ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है सिटी के हिसाब से। अब मैं चलता हूँ हाईवे की साइड और आपको दिखाता हूँ भाई किस तरीके से बाइक हाईवे पर परफॉर्म करती है। बिल्कुल कमाल की ग्लाइड होती है ये बाइक। सिटी से निकलने के बाद हाईवे पर आने पे आप लोगों को मज़ा ही आ जाता है। अब अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करता हूं तो भैया गियर शिफ्टिंग ज़्यादा इसलिए भी आरामदेह हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर आप लोग को मिलने लगा है नया स्लिपर और असिस्ट क्लच। उसका मतलब ये है कि आप लोग जब जितनी बार क्लच दबाएंगे उतनी बार आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, और ताकत के साथ साथ काफ़ी आसानी से, ये देखिए सिर्फ 2 उंगली से मैं अगर दबाता हूँ तो मैं आसानी से गियर बदल लेता हूँ। तो ये भी चीज़ काफ़ी बढ़िया हो चुकी है कि इसके अंदर आप लोग को जो है स्लिपर एंड असिस्ट क्लच मिलने लगा है। तो भाई तीसरे गियर पे ये बाइक 80 क्रॉस कर रही है, तो बहुत ही कमाल की पावर मिल जाती है। स्मूथली ये आराम से थर्ड गियर पे 100 क्रॉस कर रही है। फिलहाल मैंने 4 पे स्विच कर लिया है ताकि थोड़ा सा माइलेज भी बेटर रहे। अब जहाँ पर माइलेज की बात है, देखिए बाइक के अंदर जो माइलेज की फिगर्स वगैरह मिलती है वो अगर आप सिटी एंड हाईवे को कंपेयर करके बताऊँ तो सिटी के अंदर आप लोग को तकरीबन 35 to 36 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हाईवे वगैरह पे चला रहे हैं और लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं और 1 गो में आप पेट्रोल फिल करवाने के बाद अच्छा खासा राइड कर रहे हैं, क्लच बार बार नहीं दबाना पड़ रहा है, शिफ्टिंग नहीं हो रही है गियर्स की, ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, तो आराम से 40-42 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलाते हैं, कितना रैश चलाते हैं। फिलहाल मैं इस बाइक को टेस्टिंग के लिहाज से चला रहा हूँ, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्विक एक्सेलरेशन लिया जाता है, कैसे कट लिए जाते हैं और किस तरीके से बाइक चलती है, क्या परफॉर्म करती है।
तो मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप नॉर्मल एवरेज राइडर की तरह चलाएंगे तो 40-45 किलोमीटर भी आराम से मिल जाना चाहिए। बाकी दिल्ली का फॉग नहीं, स्मॉग आप लोग देख सकते हैं भाई, कितना स्मॉग हो रहा है कि शायद कैमरे में आपको लग रहा होगा कि बहुत क्लियर है, लेकिन मुझे सामने की वो जो राइट में बिल्डिंग है वो दिखाई नहीं पड़ रही है। वो दिख रहा है कि कोई बिल्डिंग सा है, बट धुंधला धुंधला समझ में आ रहा है। अगर मुझे ये देखना हो कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग है तो शायद मैं बता ना पाऊँ। भाई बहुत बुरा हाल है। आज का दिल्ली का AQI जो है 700 है, जो कि बहुत से एयर प्यूरिफायर के मीटर्स में तो आएगा भी नहीं। सो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा कंफर्ट की बात करता हूँ पिलियन के, जैसे इस बाइक में पिलियन बैठ के जा रहा है मेटियोर में। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं 350 सीसी की बाइक ले रहा हूँ और 350 सीसी के अंदर मैं चुना है कि ऐसी बाइक लो जिसके अंदर कंफर्ट पिलियन को मिले, लेकिन आपको बाइक ये पसंद आ रही है, तो क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर आपको जो कंफर्ट मिल रहा है राइडर के लिए बहुत कमाल का कंफर्ट है, लेकिन पिलियन के लिए इसके अंदर जो सीट का शेप है वो थोड़ा सा छोटा है, जिसकी वजह से आपको इतनी लेंथ नहीं मिलती है। प्लस पीछे आपको कोई बैकरेस्ट नहीं दिया जा रहा है। अगर आप वो चीज़ एडिशनल एक्सेसरीज में लगवाते हैं, बैकरेस्ट वगैरह, तो कंफर्ट एनहांस हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर कुशनिंग वगैरह की बात है वो तो इम्प्रूव हो चुकी है। बट जितना क्रूज़र के कंपैरिजन में बात करें तो उतना क्रूज़र के जितना कंपैरिजन में ये इतनी स्टेबल नहीं रहेगी हाईवे क्रूजिंग के लिए। स्पेशली ये बाइक उनके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाली है जो लोग सिटी के अंदर भी ज़्यादा चलाना चाहते हैं, मतलब ऑफिस कॉलेज से कम्यूट करना चाहते हैं, लेकिन उनको शौक है 350 सीसी बाइक चलाने का, क्योंकि वो ओकेजनल हाईवे राइड्स भी करते हैं, वीकेंड टूर्स भी करते हैं, तो फिर उनके लिए ये बाइक अच्छी है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप राइड्स करते हैं और मेजरली अगर आप राइड्स करते हैं तो फिर आपके लिए ये बाइक इतनी सूटेबल नहीं रहने वाली है। ओवरऑल अगर फीचर्स वगैरह की बात करता हूँ, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलती है, देखिए इसके अंदर फीचर वाइज यहाँ पर ट्विन पॉड्स मिल रहे हैं। पहले आप लोग को जो है सिंगल ही मिलता था, अब वो आपको अलग से लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको टॉप मॉडल्स पे ये चीज़ मिलने लगी है, जो कि बहुत काम की चीज़ है। ये जो राइट में आपको छोटा सा मीटर दिख रहा है, ये रॉयल एनफील्ड का ट्रिपल नेविगेशन है। अब ट्रिपल नेविगेशन में ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा जो है एक मैप मिल जाता है, जहाँ पर गूगल बिल्ड बाय गूगल है वो, और उसके अंदर गूगल मैप्स आ जाता है। छोटा सा टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, जिससे आप लोग आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर बाइक के अंदर नेविगेशन होना चाहिए। बट यहाँ पर जो मीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर जो मिल रहा है, ये आपको सेमी डिजिटल ही मिलता है। इसके अंदर आप लोग को वो फुली डिजिटल वाला सिस्टम नहीं देखने को मिलता है, बट जो डिजिटल है, डिजिटल पार्ट है, वो आपको पूरा देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोग को जो है गियर शिफ्टर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, टाइम इसके अंदर आ रहा है, 2 तरह के ऑडोमीटर्स मिल जाते हैं, एक कंप्लीट एक ऑडोमीटर मिलता है और 2 ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं। बट सिटी के लिहाज से और हाईवे ओकेजनल हाईवे राइड्स के लिए ये बाइक बहुत मस्त रहने वाली है भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड है और रॉयल एनफील्ड का नाम चाहिए, तो भाई रॉयल एनफील्ड सिटी में चलाने के लिए यही बेस्ट है। बाकी सारी बाइक थोड़ा सा आपको हैवी दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इसका जो वेट है, ये वेट भी ज़्यादा नहीं है। इसका वेट जो है तकरीबन 181 kg का कर्व वेट मिलता है। और टैंक साइज़ की अगर बात करता हूँ कि अगर आप टैंक कितना इसका साइज़ है, तो 13 लीटर्स का इसके अंदर टैंक मिल जाता है। बाकी जहाँ पर ब्रेकिंग वगैरह की बात है, देखिए मैं बाइक को 5th गियर पे चला रहा हूँ, सडन ब्रेक भी मैं मार रहा हूँ पीछे देखने के बाद, तो आराम से बाइक का जो है वो रिस्पॉन्स है, बाइक अच्छा है। थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट जो क्लच है वो बहुत स्मूथ हो चुका है, गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। सो ओवरऑल मुझे ये बाइक, अगर मैं बात करूँ मुझे कितना रेटिंग देनी चाहिए इसके राइड रिव्यू पे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक में लोग ये समझते हैं कि भाई हीटिंग इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो देखिए भाई, जहाँ पे हीटिंग इश्यूज़ की बात है, अभी तो फ़िलहाल ठंड का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा अभी अगर मैं बात करूँ तो ट्रैफिक के अंदर मैंने इसको कई बार चलाया है। कई दिन से मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूँ, और ट्रैफिक में चलाने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटा मैं चलाया, और ट्रैफिक को जाम में भी फंसा, मैं ट्रैफिक में फंसा भी, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई कि बहुत हीटिंग आ रही है। थोड़ी बहुत आपको हीटिंग पैर पे मालूम चलेगी, लेकिन इतनी नहीं कि आप उससे परेशान हो जाए।
सो ओवरऑल फीचर वाइज इसके अंदर आप लोग को ब्रेकिंग में डुअल डिस्क मिल जाती है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, विजिबिलिटी मिरर्स की काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिट एंड फिनिश बेकार हो, बिल्कुल एकदम जो रॉयल एनफील्ड का रॉवेस्ट फील होता है, जो रगड फील आपको देखने को मिलता है हर चीज़ में, टैंक में, यहाँ पे सब कुछ मेटल है और इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी जो कलर मैं राइड कर रहा हूँ ये आप लोग को पता है कि रियो वाइट है। 3 कलर नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं, रियो वाइट, टोक्यो ब्लैक और लंदन रेड। तो ये 3 नए कलर ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। टोटल 7 कलर ऑप्शंस बाइक के अंदर आ रहे हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से बाइक को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक फॉर्मल रिव्यू देखना चाहते हैं कि भाई बाइक कैसी है, क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने रिव्यू कवर किया है, और एक प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो अलग बनाई है जहाँ पर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें कमियाँ हैं। फिलहाल मैंने आपको ज़्यादा राइड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है कि हीटिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किस तरीके से फील हो रही है, हैंडल किस तरीके से है, पोजीशन कैसी है, चलने पे आवाज़ किस तरीके से आती है, ये देखिए एक्सेलरेशन में किस तरीके से आवाज़ आती है। तो हो सकता है आपको नॉइज़ कैंसिलेशन की वजह से आवाज़ नहीं आ रही हो गोप्रो के अंदर, बट वैसे काफ़ी अच्छी आवाज़ है और बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है जैसे क्लासिक वगैरह के अंदर मिलती है, और वो जो शार्प आवाज़ है तो वो चीज़ नहीं है, बट इसके अंदर काफ़ी अच्छी आवाज़ मिलती है, काफ़ी सूदिंग है। सो ये है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 2025 मॉडल। अगर ओवरऑल मैं आपको एक रैपअप देता हूँ कि भाई बाइक किसको लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, क्या चीज़ खासियत इसके अंदर मुझे पसंद आई है। देखिए भाई, मुझे ये लगता है कि ये बाइक अगर ऐसा आपका पर्पस है कि मुझे सिटी में भी चलाना है, और ज़्यादातर मुझे सिटी में ही चलाना है, ओकेजनली भी चलाता हूँ मैं राइडिंग के लिए, तो मुझे लगता है 350 सीसी में शायद आपको कोई और बाइक नहीं मिलेगी। या तो आपको 250 सीसी के अंदर जाना पड़ेगा या फिर आपको 200 सीसी में आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 350 सीसी में इतनी लाइट वेट मोटरसाइकिल और ये चीज़ सिटी के हिसाब से प्रूवन, तो फिर रॉयल एनफील्ड की हंटर ही दिखाई पड़ती है 350 सीसी में। और फिर जावा वगैरह की बाइक आती है, लेकिन उसकी अपनी अलग खासियत और कॉन्स है। बट इसके अंदर मुझे लगता है कि जो चेंजेस किए गए हैं वो सारे रेलिवेंट चेंजेस हैं, और जैसे कलर्स को ऐड कर दिया है, लाइटिंग सेटअप LED मिलने लगा है, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ट्रिपल नेविगेशन मिल रहा है, ABS मिल रहा है, डुअल चैनल डुअल डिस्क मिल रही है, सीट कंफर्ट बेहतर हो चुका है, राइडिंग एर्गोनॉमिक्स काफ़ी इंप्रूव्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लगेंगी, ये आप रोज़ यूज़ करते हैं। 17 इंच के व्हील्स हैं, एलॉय व्हील्स आते हैं, ट्यूबलेस हैं, ट्यूब वाला भी चक्कर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए और इस चीज़ों में बेहतर रॉयल एनफील्ड की हंटर है। प्राइस को भी देखते हुए अभी हाल ही में GST 2.0 आया है, जहाँ पर 28% का पहले आपको टैक्स देना पड़ रहा था 350 सीसी वाली बाइक्स में, लेकिन अब आपको जो है वो कम हो चुका है, 18% के आसपास हो गया है। तो फिर आपको तकरीबन 10,000 रुपये के आसपास फ़ायदा मिलेगा, 10-12 हज़ार रुपये के आसपास। और इसका जो प्राइस है ये तकरीबन बेस मॉडल का 1,37,000 रुपीज़ का हो गया है। और अगर आप टॉप मॉडल्स की बात करें तो सेकंड मॉडल आता है इसके अंदर जो 1,62,000 रुपीज़ का है, 1,62,000 रुपये का, और जो टॉप मॉडल है वो मिलेगा 1,66,000 रुपीज़ का। तो ये 3 मॉडल है जो आप अपने चॉइस, ज़रूरत और प्रेफरेंस के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। बाकी सस्पेंशन के अंदर भी अपडेट किए गए हैं, जिसको मैं ख़राब सड़कों पे चलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई ओवरऑल स्पेसिफिकली अगर बात करता हूँ क्या मुझे लगता है, देखिए कभी मुझे लगती है पिलियन के लिए, पिलियन में इसमें इतना अच्छा कंफर्ट नहीं मिल रहा है, और पावर सिटी के हिसाब से, हाईवे के हिसाब से भी ठीक है। एक्सेलरेशन कमाल का है, 27 Nm टॉर्क मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं 4.5 की ही रेटिंग देना चाहूँगा इस बाइक को। 0.5 इसके वाइज़र नहीं मिल रहा है, बैकरेस्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा बेटर इसके अंदर आप लोग को फंक्शनैलिटी दी जा सकती थी। तो ये सारी चीज़ों के अलावा ओवरऑल बाइक के अंदर मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर साउंड वगैरह का कहीं इशू है तो समझ जाइएगा, हाई स्पीड की वजह से थोड़ा सा साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश मैंने पूरी करी है कि मैं आपको बाइक के बारे में बताऊं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मोटरनॉमिक्स पे पहली बार आए हैं, एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हैवी ट्रैफिक में हूँ, ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रोकता हूँ। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि इस बाइक के अंदर हिडन है, और वो ये है कि यहाँ पर आप लोग को Type-C पोर्ट दिया जाता है। उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर Type-C पोर्ट दिया जाता है जो चार्जिंग वगैरह में काम आता है। ओवरऑल वाइट कलर की सीट इस तरीके से मिलती है वाइट वाले मॉडल में। टेल लाइट इस तरीके से मिल रही है,
रोड प्रेजेंस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रही है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो ये है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 का रियो वाइट वर्जन। कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।